नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी 2023-2024 के लिए जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट की वीडियो शुरू की गई है, जिसके तहत टोटल 35 वीडियो आने वाली है। इन 35 वीडियो में से आप आज ये छठी वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिया था। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से पास्ट में हमने एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल इत्यादि एग्जाम में प्रैक्टिस सेट चलाकर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिला करके दिया हूं, सेम उसी प्रयास के साथ अभी बिहार एसएससी के लिए और एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो जिन भाई बंधुओं को संबंधित एग्जाम देना हो तो आप प्रैक्टिस सेट को जरूर फॉलो कीजिएगा शुरू से अंत तक। आपको इसकी फ़ायदा एग्जाम हॉल में समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो के कुछ नियम होते हैं। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं तथा मिलता जुलता प्रश्नों को वहीं पर उसी प्रश्नों के साथ निपटारा किया जाता है। तो सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, निक्सन गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, निक्सन गोल्ड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित अन्य प्रमुख प्रतियोगिता में आएंगे तो कोलंबो कप। अब कोलंबो नाम से स्पष्ट है कि श्रीलंका की जो है पहले की राजधानी थी, अभी तो श्री जयवर्धने पूरा कोटा है। इसमें श्रीलंका, भारत इत्यादि देश शामिल होते हैं। मर्डेका कप, जुल्स रिमेट कप, रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, विट्ठल ट्रॉफी, संजय गोल्ड कप, निजाम गोल्ड कप और डूरंड कप, ये सभी के सभी जो हैं आपको किससे संबंधित है मेरे भाई? फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो फीफा होती है। फीफा जो है ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। फीफा की स्थापना की बात करेंगे 1904 में करा गया था और फीफा का हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिख में। कहाँ पे है? ज्यूरिख के अंदर स्थित है। अभी फीफा की बात आ गई है तो फीफा की लेटेस्ट सभी आपको ध्यान रखना है। फीफा 2022 में आपका है ना कतर के अंदर कराया गया था, जहां पर विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता आपका फ्रांस बना था। ठीक है मेरे भाई। फीफा 2026 में आगामी होगी, क्योंकि 4 साल के बाद होती है। तो ये आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगी। तो इन तीनों कंट्री में सम्मिलित रूप से कराए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फीफा महिला का आयोजन 2023 में हो चुका है। महिला फीफा आपका कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में हुआ है। विजेता आपका कौन रहा है? स्पेन रहा है। उपविजेता आपका कौन रहा है? इंग्लैंड रहा है महिला फीफा में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 भी जो है समाप्त हो चुका है। तो अंडर 20 वाला जो हुआ है फीफा 2023 में, इसके विजेता पहली बार उरुग्वे बने हैं। और आपको याद होगा कि जो मेन वाला फीफा हुआ था ना पहली बार, तो उसके विजेता भी उरुग्वे ही था। और ये अंडर 20 वाला लेटेस्ट वाले की विजेता भी उरुग्वे ही हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गई फीफा। अब आते हैं फुटबॉल से संबंधित मैदान। मैंने कल या परसों भी बताया था, इम्पोर्टेंसी रखती है एग्जाम के लिहाज से। तो 90 से 120 मीटर आपकी लंबाई हो सकती है तथा चौड़ाई जो है ये आपका 45 से लेकर 90 मीटर के बीच में हो सकती है। फुटबॉल की जो मैदान होती है उनकी लंबाई और चौड़ाई का डाया। इसके अलावा फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? एसएससी के सबसे पसंदीदा क्वेश्चनों में से है ये। ठीक है एसएससी भाई, है ना। तो ये 8 फुट होता है। और अगर मीटर में बात करेंगे तो 2.44 मीटर होता है। मैंने आपको बताया था कि फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई और लंबाई में क्या रिलेशन है? तो तिगुना का रिलेशन है ना। तो गोल पोस्ट की लंबाई की बात करेंगे तो 24 फुट और ऊंचाई की बात करेंगे तो 8 फुट। कैसा रिलेशन है भैया? तिगुना का। मीटर में बदलेंगे तो ऊंचाई 2.44 मीटर और आपका ऊंचाई हो जाएगा 7.32 मीटर। 2.44 को 3 से गुना करेंगे 7.32 वही आएगा। इसके अलावा फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। यह 45 मिनट के 2 क्वार्टर में खेले जाते हैं, है ना। और पहली 45 मिनट के बाद 15 मिनट की गैप मिलती है ना, रेस्ट मिलती है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ब्रेक मिलती है। ये भी पूछता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा आप लोगों को पीडीएफ प्लान के बारे में बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं।
पीडीएफ प्लान अपने पास कुछ इस प्रकार से एक्टिव है। सबसे पहले पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्लिक करके आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है ना। व्हाट्सअप मैसेज आप रात को 10 बजे के बाद ना करें, और सवेरे अगर आप करते हैं तो इसकी जवाब आपको सवेरे दिया जाएगा, ठीक है। RS-25 अगर आप खर्च करते हैं, 57 सेट का हमारा एवरग्रीन क्लास जो SSC बेस्ड एग्जाम के ऊपर बनाया गया था, ये मिल जाएगा, और टॉपिक बैच मिल जाएगा। 35 खर्च करते हैं, SSC GD जो न्यू सीरीज आप देख रहे हैं, इसके 35 PDF इसी प्रकार के मिलेंगे, और टॉपिक बैच मुफ्त मिल जाएगी। 35 खर्च करते हैं, बिहार SSC के 40 सेट PDF मिलेगी, साथ ही साथ टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेगी। खाली 25 में 21 क्लास का जो हमने एक मुहिम चलाया था DP, HCM, DDA, SSC एग्जाम वगैरह के लिए, ये क्लास मिलेगी PDF टॉपिक वाइज इसमें मुफ्त मिलेंगे। 60 खर्च करेंगे, GD की न्यू सीरीज की 35 क्लास का PDF, बिहार SSC की 40 क्लास की PDF, और आपका टॉपिक वाइज मात्र 60 में, है ना। और 70 में SSC GD न्यू जो आप देख रहे हैं 35 क्लास आएंगे, 57 सेट के अलग से मिलेंगे, बिहार SSC के 40 क्लास मिलेंगे, और टॉपिक वाइज मिलेंगे, है ना। सबसे नीचे जो है 90, ये 90 में एबव ऑल है, इसमें 21 क्लास और ऐड हो जाएगा, है ना। तो जो बच्चे वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं दुनिया भर की बुक ना खरीद के एक सटीक वे में वही पढ़ूं जो एग्जाम में आए, तो मैं कहूँगा कि ये 90 रुपये आप खर्च कर लो और एग्जाम दे के आओ। इसके साथ मेरा कुछ शर्त है कि आपको जो मैं PDF दूंगा उनका वीडियो भी वॉच करना होगा, क्योंकि अगर वीडियो आप वॉच नहीं करेंगे प्लेलिस्ट का, तो जो चीज़ मैं लिखित रूप से मौखिक रूप से बताऊंगा उन चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी शर्त है, आप PDF पढ़ लीजिए, और हमारा जो है सारा के सारा वीडियो, अभी बहुत टाइम है ना। तो जो PDF पढ़ते हैं पहले उसका वीडियो देखिए, फिर PDF पढ़िए। तो जो लिखित रूप से रहेगा तो वो तो आपको PDF में छपा रहेगा, जो मौखिक रूप से मैं बताऊंगा वो भी आपको कवर करना है, और एग्जाम दे के आइए। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो ये 90 का मैं 100 रिटर्न दूंगा, ये गारंटी है भाई, ये जवान दे रहा हूँ, है ना मेरे भाई। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि हमारा पैसा डूब रहा है ना। और पैसा की कीमत भी, मतलब दाम भी कुछ इसी प्रकार से रखा गया है कि सभी आदमी जो है एक वक्त की नाश्ता अगर स्किप करता है तो मतलब पे कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। व्हाट्सअप नंबर आपका यही है, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, VoIP जो कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो VoIP, आपने जो अभी नया वाला मोबाइल सब आता है उसमें वोल्टी भी लिखा देखे होंगे, कभी गौर किए कि ये भी फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में आ सकता है। VoIP का होता है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। खाली IP का तो हो ही जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक SEO होता है, ये YouTube में काफ़ी चलता है। मैंने भी पहले जब शुरू में एक भी व्यू नहीं आता था तो मैं भी देखा था कि व्यू कैसे बढ़ाए, तो ये बताते हैं यूट्यूबर लोग। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये यूट्यूब पे भी काम करता है। WORM इसका होता है राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखो कई बार पढ़ो, ठीक है। इनके अलावा OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए मॉडर्न फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में छपेंगे, है ना। DNS ये आपका 2017 CHSL में भी आया, 2020 CHSL में भी आया, है ना। तो ये 2 बार पूछे गए 3 साल के दरमियान। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, और एक होता है XHTML। तो HTML को तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस X का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सटेंसिबल है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास मतलब आप वास्तव में देखे हैं या फिर रुचि रखते हैं, SQL का फुल फॉर्म हमने कल या परसों बताया था, बताइएगा क्या होता है SQL का फुल फॉर्म, ठीक है, SQL, है ना। इसके अलावा बैंक दर वह दर है जिस पर ... वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तो कौन इस ... में क्या आएगा, तो केंद्रीय बैंक। बैंक दर वह दर है कि जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य कॉमर्शियल बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों को लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। RBI मान लीजिए 5% की दर से किसी SBI नामक जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो आप जाओगे SBI में तो आपको कितना पे मिलना चाहिए, 5% से कम या अधिक, तो हमेशा अधिक, क्योंकि व्यापार हमेशा फायदे के लिए किया जाता है, तभी उसका नाम व्यापार है, ठीक है। तो यहाँ केंद्रीय बैंक फिल होगा इस खाने में। इसके अलावा भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना का आयोग पूछता है आपसे, हिल्टन यंग आयोग होता है,
स्थापना 1935 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके अलावा आपका कुछ एक बात है, इसके मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष वर्तमान में 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। प्रथम हमने बता दिया था वो स्वर्ण सीमित है और प्रथम भारतीय अध्यक्ष CD देशमुख साहब बने थे, है ना। और गवर्नर का जो लेटेस्ट अवार्ड है ये शक्तिकांत दास को दिया गया है। इनके भूतपूर्व गवर्नर में जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है गवर्नर रह चुके हैं, भूतपूर्व RBI के जो प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारे, है ना। इनके अलावा इनके भूतपूर्व गवर्नर में रघुराम जी राजन साहब जो हैं उनकी किताब काफ़ी पूछे जाते हैं, व्हाट आई डू इस प्रकार से, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा रेपो रेट, यह क्या होती है? रेपो रेट यह दर पर कमर्शियल बैंक को RBI पैसा देती है। ये बैंक दर कहेगा तो बैंक दर, है ना। रेपो रेट भी उसी प्रकार का बैंक दर के जैसा ही होता है और मैंने इसे आपको याद रखने के लिए बताया भी था कि बैंक दर और रेपो रेट को एक ही जैसे परिभाषा में याद कीजिएगा, क्योंकि आपसे वहाँ पे, है ना, कोई ज़्यादा हिसाब किताब नहीं करना है, आपको आंसर पहचानना है। तो ये भी क्या होता है? रेपो रेट। रेपो रेट भी होता है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक को धन देते हैं, ठीक है। एगो होता है रिवर्स रेपो रेट कि विषम परिस्थिति में अल्प समय के लिए, कम समय के लिए RBI के पास भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जब कमर्शियल बैंक से ही, ये मान लीजिए CB है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक भी हो जाएगा क्योंकि इंडिया में सेंट्रल बैंक है वो अलग बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का। तो मान लीजिए कोई बैंक है कमर्शियल बैंक, तो इससे RBI लोन लेते हैं, लोन नहीं उधार लेते हैं, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर तो समझ ही गए। इसके अलावा SLR क्या होता है कि CRR आप जानते होंगे, कैश रिजर्व रेशियो। इसके अलावा भी अल्प अवधि में तरल के रूप में बैंकों को कुछ जमा पूंजी रिजर्व रखना होता है, तो उसी रिजर्व को SLR कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई, है ना। CRR कैश रिजर्व रेशियो है, ये RBI तय करता है और SLR भी तय करता है, ठीक है। तो CRR के अलावा भी कुछ और रखने होते हैं बैंकों के पास तरल के रूप में, उसे SLR कहा जाता है। मुद्रास्फीति के समय RBI अल्प समय के लिए नोट छापना बंद कर देता है। नोट छापना बंद करता है तो उससे क्या होता है? बैंकों के पास तरलता घटती है। तरलता कहने का मतलब है कैश, है ना। तरलता क्या होती है? घटती है। और जब तरलता घटेगी तो क्या होता है? लोगों के जेब में, है ना, नगद पैसा, लोगों को नगद कम मिलेगा, तो नगद कम मिलेगा तो लोगों के जेब में पैसा कम होगा। पैसा जब कम होगा, पैसा मतलब रुपया से भाई, है ना, तो पैसा कम होगा तो सामान कम खरीदेगा, जब कम खरीदेगा तो महंगाई रुकेगा, महंगाई रुकेगा तो मुद्रास्फीति चली जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा भारत में माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट होती है MFI, है ना, जो आपका सूक्ष्म लोन मुहैया कराता है कम आय वाले परिवारों को, तो उसकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? तो ये भी है RBI। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देसी मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर कम कर देना। मान लीजिए अभी डॉलर का 82-83 रुपया है, हमने $1 का वैल्यू 100 रुपया कर दिया, तो इससे मैंने क्या किया? अपने पैसे की दाम को घटा दिया। मैं नहीं कर सकता हूँ, जो देश के बड़े बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि अवमूल्यन में क्या होता है, तो अवमूल्यन में हमेशा किसी भी देश में निर्यात को बढ़ावा मिलता है। निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप समझते होंगे। निर्यात मतलब होता है कि जैसे अमेरिका के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये हो गया निर्यात, ठीक है। और आयात क्या होता है कि मैं कोई सा चीज, है ना, अमेरिका से खरीद के लाऊंगा अपने देश में, तो उसे आयात, ठीक है ना भाई। या फिर मैं अपना कोई चीज बाहर जाके बेचता हूँ, तो ये भी एक निर्यात ही हुआ। तो अवमूल्यन हो जाती है। तो अमेरिकी आदमी क्या समझता है कि मुझे जो चीज़ पहले $10 में मिलता था, आज तो मुझे $8 में मिल रहा है, क्योंकि 80 रुपया से 100 रुपया कर दिया है अवमूल्यन करके रुपये का वैल्यू, है ना। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लिया जाए तो हमें हमारा सामान ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है अवमूल्यन के समय। RBI के द्वारा रेपो रेट बढ़ाया जाता है, जिससे महंगाई
कम होती है। ये क्वेश्चन VVI कर लेंगे, MTS में 3 बार पूछा गया था कि RBI महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाता है, घटाता है, इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो अभी वही बात है, रेपो रेट को जब बढ़ाएगा RBI, रेपो रेट को बढ़ाएगा तो बैंक के पास जो है पैसा कम होगा। और वही सेम अभी परिस्थिति में बताया कि बैंक के पास नोट छापने कम करने के लिए बताया था, सेम चीज यहाँ समझिए, नोटों बंद करेगा छापना तो बैंक के पास कम कैश पहुंचेगा। और रेपो रेट भी बढ़ा देगा तो चूंकि रेपो रेट वो रेट है जिसपे RBI कमर्शियल बैंक को धन देता है, तो धन कम देगा तो लोगों के पास, लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो सामान कम खरीदेगा, सामान कम खरीदेगा तो महंगाई रुकेगी, महंगाई रुकेगी तो मुद्रास्फीति बैलेंस हो जाएगी। यही चीज अभी मैंने अलग वे में भी बताया था, सेम चीज है। इसके अलावा किस राज्य की महिला ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में जो है गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी गई है। इसके अलावा कर्नाटक की अन्य प्रमुख योजना में जन सेवक योजना, यह योजना क्या है कि जो सरकारी फैसिलिटी होती है, जो सरकारी सेवाएं होती है वो जन जन तक पहुँचे, यानी द्वार द्वार तक पहुँचे, इसके लिए जो है एक अलग से योजना चलाया गया है। इसे कहा जाता है जन सेवक योजना, जो कहाँ चलती है? कर्नाटक में। इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर के प्रधान महिला, जो मुखिया महिला होती है, उनको 2000 रुपये की मासिक सहायता राशि दिया जाएगा। ये गृह लक्ष्मी योजना है, जैसा कि अभी आपने देखा। इनके अलावा नारी को नमन योजना, यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार में जो बस होती है, जो राज्य सरकार की बस होती है, उन बस में जो कार्यकारी महिला सफ़र करती है तो उनके भाड़ा में 50% की छूट दिया जाएगा नारी की नमन योजना के थ्रू। ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। इसके अलावा लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये दोनों योजना जो है मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट योजनाओं में आ जाते हैं, जहां लाडली बहन योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो लाडली लक्ष्मी योजना है, ये बालिकाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजना है। तो दोनों बात समझ में आ गया। लाडली बहन योजना में आर्थिक रकम मुहैया कराई जाती है और लाडली लक्ष्मी योजना में जो है ना, बालिकाओं को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन देने वाली योजना है। मध्य प्रदेश के अन्य योजनाओं में अभी पूछा भी गया था, लर्न एंड अर्न योजना, सीखो एंड कमाओ योजना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये क्या होता है कि आपको प्रशिक्षण के दौरान ही आपको जो है स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा कौशल्या मातृत्व योजना, यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया। इसके तहत जो किसी भी मतलब महिला को अगर सेकेंड पुत्री की जन्म होती है, बच्ची की जन्म होती है, तो 5000 रुपये की राशि दिया जाता है दूसरी बेटी पे, ठीक है। इसके अलावा अगला है कि बातिगार्ग, एस्टिग्मा, वर्तिका तथा ओवरी, है ना। इसे अंग्रेजी में एस्टिग्मा कहते हैं, हिंदी में बातिगार्ग कहते हैं, दोनों सेम चीज़ है। फिर वर्तिका है तथा ओवरी है। ये तीनों चीज़ जो है पादप के अंतर्गत किसके प्रमुख 3 भाग हैं। तो ये हमारा जो पादप के पुष्प केंद्र होते हैं उसमें भी जो मादा वाले का ये जनन अंग के ये तीनों पार्ट होते हैं, यानी मादा पुष्पी पौधे के मादा जनन अंग के ये भाग हैं, वर्तिकार, है ना। इसके अलावा वर्तिका और ओवरी, है ना। इसके अलावा पुष्पी पौधे के मादा जननांग को क्या कहा जाता है? तो जयांग कहा जाता है। 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है। पुष्पी पौधे के नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। पुष्पी पौधे के नर जनन अंग को पुंकेसर तो कहा जाता ही है, लेकिन पुंकेसर, परागकोश तथा परतंतु, ये नाम है भाई, ये तीनों से मिलकर बने होते हैं पुमंग। तो अगर कल होके आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि पुष्पी पौधा या पेड़ पौधों के जो है पुरुष या फिर नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो इसमें से आप कोई सा भी एक बोल सकते हो। पुंकेसर बोल सकते हो, परागकोश बोल सकते हो, पोतुंतु, पुमंग, कुछ भी बोल सकते हो। चूंकि ये पुमंग का ही अलग अलग भाग है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि मादा का जो आपका जनन अंग था ना, जयांग, इसी के ये 3 भाग थे जिससे यह बेस क्वेश्चन का बेस बना था, है ना। इसी प्रकार से परागकोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे कहाँ से सांस लेते हैं? स्टोमेटा से सांस लेते हैं। कहाँ गया? इसे हिंदी में रंध्र कहते हैं।
भोजन बनाने के लिए जो पेड़ पौधे की क्रियाकलाप है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण रात में होती है क्या? तो नहीं, यह सिर्फ दिन में होती है, क्योंकि इसके लिए सूर्य की प्रकाश बहुत आवश्यक है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त क्लोरोफिल का जो इस्तेमाल होता है, इसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति पाई जाती है। 1 लाख बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यानी पादप कोशिका को जंतु कोशिका से क्यों अलग समझा जाता है? क्योंकि पादप कोशिका में, है ना, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, जो पौधों में क्या करता है? स्ट्रक्चर और मजबूती देने का काम करता है। बाद बाकी कोशिका वाली बात हमने कई बार आपको समझा चुका है। कल के जो वीडियो बनाए थे बिहार एसएससी, उसमें अच्छे से कोशिका को समझाया गया है, देखिएगा। भारतीय टेबल टेनिस संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए, भारतीय टेबल टेनिस संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत, ये महिला का नाम है मेघना अहलावत। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा, वर्तमान में विद्यमान भी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, ये कौन है भाई? इंदु मल्होत्रा। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करंट सेक्शन से और कौन सा निकल के आ रहा है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट के, है ना, प्रथम चीफ जस्टिस महिला बना था आपका हिमा कोहली। कौन? हिमा कोहली। तो ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को एनिशिएंट फॉर्म में करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रथम महिला न्यायाधीश तो आपका हो जाता है जी फातिमा बीबी। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे ये जो बीबी, इस प्रकार से वकील शब्द जो लगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा फातिमा बीबी से अलग कर दिया गया, और ये करंट सेक्शन के क्वेश्चन है। इनके अलावा भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो चलाई, ये कौन है भाई? भावना कांत। इनके अलावा सेबी की पहली महिला अध्यक्षा माधवी पुरी बुच। इनके अलावा, है ना, इनके अलावा और भी महिला में जाएंगे ओएनजीसी वगैरह में, तो ओएनजीसी के प्रथम महिला अध्यक्ष अलका मित्तल बनी थी। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रथम महिला इनिशिएंट फॉर्म में तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके क्या परसेंटेज थी 2011 सेंसस में? तो 8.6%। ठीक है। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी बाल्टर के द्वारा आयोजित करवाया गया था। देखिए, जो मेयो है ना, ये इंडिया लेवल पे जनगणना पहली बार कराया 1872 में। ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है सीपीओ में कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा करवाया गया था? तो हेनरी बाल्टर के द्वारा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि सांची के स्तूप बनाने का श्रेय तो अशोक को देते हैं, लेकिन सांची के स्तूप का खोज किसने किया था? तो कहते हो जी हेनरी टेलर, है ना। ये कब किया था? 1818 ईस्वी में, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे साथ में, अभी इन्हें हेनरी से याद आ गया, है ना। इनके अलावा रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, उनका भी नाम हेनरी है। इनके अलावा 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनजातीय समुदाय किस राज्य में निवास करते हैं दादा? मध्य प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ निवास करते हैं? यूपी। अब पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड में क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है मेरे भाई कि जनजातीय मतलब हम एसटी की बात कर रहे हैं, और अनुसूचित जाति के मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो एससी की बात कर रहे हैं। तो एससी सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 कितने चरण में कराए गए थे? 2 चरण में। इसकी थीम क्या रखा गया था, है ना? हमारी जनगणना हमारी भविष्य। इस प्रकार से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम सिक्किम में है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रूरल जो आपका पॉपुलेशन है ये भी है, और सिक्किम में सबसे कम अर्बन, सबसे कम रूरल और सबसे कम ओवरऑल पॉपुलेशन, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले भारत के 3 राज्य, देखिए अभी आपके एग्जाम कौन सा हुआ है हाल में, उसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से
का जो है अधिक नहीं है या कम है, इस प्रकार से। तो इंडिया में जनगणना 2011 के अनुसार मात्र 3 स्टेट ही थे जो 10 करोड़ के जनसंख्या को पार किया था। आपके सामने ग्राफ है। उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़, महाराष्ट्र लगभग 12 करोड़, 11.5 करोड़ और बिहार लगभग 10.5 करोड़, है ना। इसके अलावा सभी राज्य 10 करोड़ से कम जनसंख्या रखते थे, ठीक है। इसके अलावा जनगणना 2011 में कुछ जो है आपका मतलब रेशियो है, अनुपात है, या फिर कुछ डाटा है जो आपके काम आएंगे। आइए, जो लिटरेसी रेट कितनी थी 74.04%। अब ओवरऑल 74, तो महिला का कितना था 65-46 और पुरुष का 82-14%। इसके अलावा लिंगानुपात कितना था 943, जनसंख्या घनत्व 382, दशकीय वृद्धि 17.64%, है ना। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ का, केरल का कितना 94%, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की लगभग 91.6%। न्यूनतम साक्षरता बिहार का कितना 61.8%। फर्टिलिटी रेट कितना 2.2 से लेकर 2.3, जो भी आपके ऑप्शन में रहे मारिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, कुछ डाटा ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी बनी है। कौन बनी है? डायना एडुल्जी बनी है। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध महिला क्रिकेट खिलाड़ी मेग लिनिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना, जो संन्यास की घोषणा करते हैं, यहाँ से भी हम क्वेश्चन देखें एसएससी के एग्जाम में। इसके अलावा हाल में ही इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी डेविड लिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। साथ ही साथ जो सुनील नारायण आप देखे होंगे आईपीएल खेलते हैं, वेस्ट इंडीज की तरफ से एक्चुअली खेलते हैं ये, तो ये भी संन्यास ले लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से, सुनील नारायण, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा क्रिकेट की बात हो रही है ना, तो ये जो है हमारा टाइम आउट का पहला शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन बने? एंजेलो मैथ्यूज। बांग्लादेश के खिलाफ आपने देखा ही होगा, काफी समय तक ग्राउंड में खेल रुका रहा, है ना। और मैंने यहीं पर आपको बताया था कि क्रिकेट के खेल में आउट होने के कुल कितने कारण हो सकते हैं, तो 10 कारण ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में स्टैटिक्स फॉर्म के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अगला है कि भारत के लिए वनडे क्रिकेट में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक किसने बनाया? तो कपिल देव ने। टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लाला अमरनाथ, और T20 क्रिकेट में पहला शतक सुरेश रैना ने लगाया था। इसके अलावा पहली बार दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। फिर से दोहरा शतक के क्रम चलता रहा भारत में, है ना। और फिर कौन लगाया? वीरेंद्र सहवाग। कहाँ गया भाई दोहरा शतक वाले? धुरंधर वीरेंद्र सहवाग, है ना। फिर आया हमारा रोहित शर्मा जी, फिर आए ईशान किशन, और अभी लास्ट में भारतीय शुभमन गिल ने भी दोहरा शतक लगाया है, ठीक है। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक अब किसके नाम है? 50 शतक विराट कोहली के नाम। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, और अंतिम 50वां शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ आया है। कहीं पे लिख लो, छाप लो, ये बात जरूर आपके एग्जाम में आएगा कि किस देश के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां शतक लगाया, है ना। क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक लंबी व्यक्तिगत पारी रोहित शर्मा के नाम है 264 रन, जो हमें नहीं लगता जल्दी कोई तोड़ पाएगा। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है 6ठी टाइम्स। पैट कमिंस के जो है कप्तानी में उप विजेता रहा है भारत, और मैन ऑफ द सीरीज रहा है कौन? विराट कोहली। इसे गोल्डन बैट दिया गया है। तो ये हमारा वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप हम इस बार पूर्ण रूप से मेजबानी किए हैं, इससे पहले हम आंशिक रूप से कई बार कर चुके हैं। इनके अलावा भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली है? रावी है, सरस्वती, गोमती और गंगा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा जी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता फली फूली है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये कैसी थी? सुनियोजित शहरी सभ्यता थी। तो दोनों ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, है ना। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर है? मोहनजोदारो शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है।
यह पाकिस्तान में स्थित है। किसकी बात हो रही है? मोहनजोदारो की। सिंधु घाटी के स्थलों में सबसे बड़ी जो भारत में है यह हरियाणा के कौन से हैं? राखी गढ़ी है। तो ये सिंधु घाटी के सभ्यता के कुछ बड़े, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो और इंडिया में है राखी गढ़ी, है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है ये आपने देखा। इनके अलावा रानी की वाव, नाम सुना होगा आपने रानी की वाव, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, है ना। तो ये गुजरात में स्थित है। तो ये भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में जो आपका क्या है, लोथल, जो हड़प्पा कालीन स्थल है, इसके बारे में पूछा भी गया था कि ये किस नदी के किनारे है, लेकिन ऑप्शन में भोगवा नहीं दिया था, है ना। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया था, सरस्वती की सहायक, है ना, साबरमती की सहायक, नर्मदा की सहायक। तो ये आपका साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे आपका स्थित है। कौन सा शहर? लोथल। कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके अलावा धोलावीरा, यह एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है 2021 के अंदर। और धोलावीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ पे क्रीड़ा का मैदान की साक्ष्य प्राप्त हुई है। खेल की मैदान यानी प्लेग्राउंड की साक्ष्य प्राप्त हुई है। इनके अलावा ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल वायसराय ने सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया था, है ना। तो ये है जी आपका मेयो वायसराय होगा कि गवर्नर? फट से सोच लिए होंगे कि वायसराय होगा, क्योंकि वायसराय जो है 1858 के बाद यानी 57 वाली जो लड़ाई हुई तो 58 में गवर्नर जनरल के पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ठीक है। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में इसी मेयो के काल में हुआ था संपूर्ण रूप से। मेयो की हत्या हो गई थी कहाँ पर? अंडमान में हो गई थी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा भी गया है। लेकिन 10 वर्षों के अंतराल पे जो हमारी जनगणना की सिलसिला है ये रिपन के समय से स्टार्ट हुआ है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट, ये दोनों 1878 में आती है, लिटन के समय आती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय? तो बैरन हैंगस्टस के समय। इसी के तहत 1774 में जो है आपका कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी किया गया था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई, एक तरीके से संशोधन करने के बाद 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई थी। इसके अलावा लॉर्ड कर्नवालिस, इस प्रकार से कर्नवालिस, ठीक है, इस प्रकार से। तो लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। डायरेक्ट आपसे पूछता है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो बताइएगा 1793 में। मैं इसको सही कर दूंगा। इसके अलावा लॉर्ड बेलेजली के समय सहायक संधि किया गया था, बेलेजली के समय। और भारत में प्रथम सहायक संधि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय किया गया था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। अंग्रेज में कहेगा तो कौन होगा? बेलेजली। सबसे पहले कहेगा तो डुप्ले होगा। इसके अलावा सती प्रथा का जो अंत है, ये जो है आपका सती प्रथा का अंत जो है ये विलियम बेंटिक के काल में हुआ था 1829 में। आपसे पूछा जाता है कि ये किसके प्रयास से हुआ था? तो कर्नल स्लीमैन और राजा राम मोहन राय, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिक ने 1829 में ऑफिशियली तौर पे सती प्रथा को अवैध करार दिया था। इनके अलावा व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो डलहौजी ने। राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले जो हड़पा गया राज था या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया राज था, यह था आपका सतारा। कब मिलाया गया था? 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। फिर पंजाब को मिलाया गया था 1849 ईस्वी में। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डलहौजी के समय ही भारत में रेल की शुरुआत की गई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पहली ट्रेन तय किया था। इनके अलावा प्रसिद्ध गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर होगा यहाँ पे, ठीक है, इसे पुलस्कर कर लेंगे, पुलस्कर, है ना। तो ये किस घराने से संबंधित थे? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो है ये ग्वालियर घराने से संबंधित जो है
प्रमुख गायक थे। ठीक है, ग्वालियर घराने के अन्य प्रमुख कलाकारों में विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, ओंकार नाथ ठाकुर, बालकृष्ण इचलकर, ये सब प्रमुख हैं जो ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे, तो ग्वालियर घराने के संस्थापक हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान, ये तीनों भाई थे, तो ये ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। ठीक है, इनके अलावा बनारस घराने के संस्थापक भी आपसे पूछे जाते हैं, पंडित राम सहाय। बनारस घराने में तबला भी बजाते हैं लोग, है ना। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत भी करते हैं, इनके अलावा कथक नृत्य वगैरह से भी लोग जुड़े हुए होते हैं बनारस घराने में। ठीक है, और कथक नृत्य से लखनऊ घराने में भी, है ना। इनके अलावा किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान हैं, और इनसे जुड़े हुए सबसे फेमस कलाकार में जो पूछा जाता है पंडित भीमसेन जोशी का नाम ही पूछा जाता है ना। ये पंडित भीमसेन जोशी का जन्म स्थल भी पूछा जाता है कर्नाटक, और 2009 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। एक पंडित जसराज से मैं एक क्वेश्चन पूछा था, कोई भी बच्चा अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा उसका जवाब देगा कि पंडित जसराज के नाम पे किस चीज़ का नाम रखा गया था, है ना। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में अब तक भारत रत्न एवं एम सुब्बा लक्ष्मी जो कर्नाटक संगीत से संबंधित कलाकार हैं 1998 में, पंडित रविशंकर सितार से 99 में, 2001 में लता मंगेशकर और आपका बिस्मिल्लाह खान साहब को, और 2019 में भूपेन हजारिका को, और अभी आपने इस क्वेश्चन में ही देखा कि 2009 में इनको मिला था पंडित भीमसेन जोशी को। तो ये 6 कैरेक्टर हैं। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन अलग से आया है। तीजन बाई को पंडवानी से जुड़ी हुई कलाकार थी तीजन बाई, ये छत्तीसगढ़ की पंडवानी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एक लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला हो जाता है, लाइफ टाइम कोटा में, और एक आपका जनरल वाला। तो जनरल वाले की एक क्वेश्चन है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को कई सारे जो है मेडल दिलाए हैं इन दोनों की जोड़ी ने, है ना, तो इन्हें दिया गया है। पिछले साल किसे दिया गया था, शरत कमल को दिया गया था 2022 के लिए, और 2021 के लिए किसे दिया गया था, तो 2021 के लिए कुल 12 जने को दिया गया था जो ओलंपिक में पदक लाए या फिर पैरा ओलंपिक में पदक लाए, और बाहर के थे कौन, सुनील छेत्री और आपका मिताली राज महिला क्रिकेटर, है ना। तो ये 3 साल के कुछ डाटा याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत है ये आपका 1991 में, और पहला पुरस्कार वितरण किया गया 1992 में। इसे दिया गया था विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथ आनंद साहब क्या है, हमारा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और विश्वनाथ आनंद साहब का किताब भी आपकी एग्जाम में आता है, मैंड मास्टर इनके किताब का नाम है। ठीक है, तो ये विश्वनाथ आनंद से मतलब याद रखेंगे। इनके अलावा मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया जाता है। तो जो लाइफ टाइम वाला अवार्ड है ना, ये 2002 से स्टार्ट हुआ था, कई बार नहीं भी दिए गए हैं, लेकिन पहला 2002 में दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी अभी हाल फिलहाल में राइज हुआ था कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का कब नाम बदल के मेजर ध्यानचंद किया गया, तो 2021 में किया गया। तो ये कुछ डाटा ध्यान रखेंगे, हालांकि ये सब चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ, आप आगे देखेंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1951 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुआ था। पहली बार यह पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं उनको दिया गया। 2022 के लिए यह पुरस्कार टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को दिया गया था। 2021 के लिए यह पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। इस पुरस्कार का नाम 2021 में बदला गया, और ये 12 खिलाड़ी में कौन थे मैंने बता दिया, ओलंपियन, पैरा ओलंपियन, और आपका कौन थे भाई, मिताली राज और सुनील छेत्री 2021 के लिए। इसके अलावा 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार कुल 26 जने को दिया गया है, जिनमें क्रिकेटरों में मोहम्मद शमी सबसे हाईलाइटेड रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी वो क्रिकेटर बन गया है जो ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे अधिक भारतीय जो इन्होंने विकेट लिया है, भारतीयों में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अब मोहम्मद शमी के नाम है। ठीक है, इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया तथा 2022 के लिए यह 25 खिलाड़ी को दिया गया था, और 2023 के लिए 26 खिलाड़ी को दिया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अभी साउथ अफ्रीका में आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें मोहम्मद शमी को जगह क्यों नहीं मिला था, है ना। तो ये सवाल है ना। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सिर्फ खेल के प्रशिक्षकों को ही दिया जाता है,
2022 के लिए 7 कोच को दिया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 रेगुलर श्रेणी में और 3 लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया था, जिसमें लाइफ टाइम श्रेणी में आपका दिनेश जवाहर लाल भी शामिल थे क्रिकेट को लेकर के। तो 2023 में जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दिया गया है गणेश प्रभाकरण, जो मलखंभ से ताल्लुक रखते हैं। और मलखंभ आपको कहाँ पे ज़्यादा फेमस मिलेंगे, एमपी के अंदर मिलेंगे। इनके अलावा महावीर सैनी ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, ललित कुमार कुश्ती के। इसके अलावा आरबी रमेश शतरंज के खिलाड़ी और शिवेंद्र सिंह हॉकी से ताल्लुक रखते हैं। तो इन सबों को जो है इस बार का द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम के पुरस्कार के श्रेणी में आएंगे तो सुश्री कविता कबड्डी से संबंधित है, मंजूषा कर बैडमिंटन से, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से। तो ये 3 जने को जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को कॉमन वाला मेजर ध्यानचंद। अगला है टाइगर डांस या बाघ नाच किस राज्य से संबंधित है। इससे पहले हमने आपको मयूर नाच पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका ओडिशा से है बाघा नाचा, है ना। ओडिशा के अन्य नृत्य में आएंगे तो पैका, छऊ ये मयूरभंज वाला है, इसमें मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। ये एक अलग विशेषता है इस छऊ का, नहीं तो छऊ जो है मुखौटा के लिए ही प्रसिद्ध है। और छऊ सरायकेला और आपका पुरुलिया का भी होता है। सरायकेला झारखंड, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, जबकि ये मयूरभंज उड़ीसा का छऊ भी है। तो छऊ 3 जगह होता है। छऊ को भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे हाफ क्लासिकल डांस की संज्ञा भी दी गई है ना। धान नृत्य ये भी आपके उड़ीसा में होंगे। गोटीपुआ काफी पूछे जाते हैं उड़ीसा में। कर्मा उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी होगा, और कर्मा को आप झारखंड के कुछ इलाके में भी देख सकते हैं। दसकठिया नृत्य ये भी आपके उड़ीसा में है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उड़ीसा के प्रमुख त्योहार में आएंगे, ये था जी लोक नृत्य। अब हम त्योहार में आते हैं तो नौखाई होगा, नवकलेश्वर होगा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, धनु यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, रजो पर्व, ये सभी के सभी कहाँ पे मिलेंगे, तो ये मिलेंगे जी आपके उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का प्रमुख आकर्षण में आएंगे कि क्या क्या स्थित है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी एग्जाम के लिहाज से। तो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, भगवान जगन्नाथ मंदिर है पुरी। इसके अलावा चिल्का झील है, सबसे पहले इसे ही रामसर साइड में जगह मिला था। गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य है, नंदन कानन है, ये सभी के सभी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के तट को कलिंगा तट कहते हैं, या कलिंगा तट को उत्कल तट भी कहते हैं, तो दोनों में से कुछ कह लीजिए, या फिर पूर्वी तट कह दीजिए, है ना। ये सभी के सभी उड़ीसा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, देवमाली। अगर देवमाली ऑप्शन में नहीं है तो फिर महेंद्रगिरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उड़ीसा के प्रमुख खनिज उत्पादन क्षेत्र में कोरापुट, बादाम पहाड़ी इत्यादि प्रमुख है। आते हैं आगे थोड़ा सा, है ना। भारी जल संयंत्र उड़ीसा के तालचेर में स्थित है, और सेकेंड पंचवर्षीय योजना में राउरकेला में भी एक फैक्ट्री जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। एगो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई, है ना, रूस के सहयोग से लगाया गया था। इनके अलावा उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, जहां पे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कलिंगा स्टेडियम के साथ साथ यहां भी कराया गया। इनके अलावा बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड में भी स्थित है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उड़ीसा में ब्लू फ्लैग से सम्मानित गोल्डन बीच भी है, पीला कलर का दिखता है, अच्छा दिखता है, लोग अपना अच्छा समय व्यतीत करने जाते हैं। मैंने आपको बता चुका है कि गोल्डन बीच क्या होता है। पिछले साल थुंडी और खिदमत को जो है गोल्डन ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ था बीच को। इसके अलावा अगला प्रश्न है 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 400 डेज, तो चेतन भगत। चेतन भगत के अन्य पुस्तकों में 5 पॉइंट समवन, ये पुस्तक काफ़ी पूछे जाते हैं। 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, 2020 रिवोल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, हाफ गर्लफ्रेंड। तो ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं आपके किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर आते हैं, इसी प्रकार के राइटर हैं, हालांकि चेतन भगत से कुछ कम नहीं कहा जा सकता इनको भी, लेकिन ये थोड़ा जो है नेता से ताल्लुक रखते हैं, और चेतन भगत जो है ओपन माइंड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये शशि थरूर की किताब का नाम है द इनग्लोरियस एम्पायर, द ग्रेट इंडियन नोवेल, एन इरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, व्हाई आई एम हिंदू,
अंबेडकर ए लाइफ द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, है ना। इसमें जो 2022 में इनके किताब आए थे अंबेडकर ए लाइफ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये 2020 में आया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इनके ऊपर पिक्चर बन गई, है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखेंगे। इनके अलावा रस्किन बॉन्ड की प्रमुख पुस्तकों में आते हैं द ब्लू अम्ब्रेला, कई बार पूछे गए हैं, द रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू मसूरी, ये सब पुस्तक रस्किन बॉन्ड के हैं। और एक वेटिंग फॉर बुजा एसएससी को काफ़ी पसंद है, याद रखिएगा, अम्बेडकर साहब का किताब है। अगला प्रश्न है 1 नवंबर को भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कितने स्टेट जो है अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 9, है ना। 7 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज, यानी 9 गो मतलब कुल मिलाकर कहिए कि 9 गो राज्य का स्थापना दिवस आपका जो है 1 नवंबर को है। ये 9 भाई साहब कौन कौन से हैं? तो ये हमारे, है ना, 1 नवंबर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। देखिए 9 बार हुआ क्या, 5, 4, 9, तो ये 9 जो है अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था, पश्चिमी वाला भाग। 2014 में तेलंगाना भारत के कैमा राज्य बना था। देखिए बच्चे गलती करके आ चुके हैं, इसीलिए यह पॉइंट मुझे मजबूरी में रखना पड़ा है, ठीक है। बच्चे 28वां राज मार दिया। अरे भाई दिमाग लगाओ, एग्जामिनर आपसे क्यों पूछता? अब पहला क्लास की बच्चे थोड़ी होगी आपसे पूछेगा कि इंडिया में कितने राज्य हैं। पूछ भी सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कूल माइंड में रहा तो कुछ भी पूछ देता है, लेकिन फिर भी, है ना। तो ये 29वां यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि जब तेलंगाना जब बना था 2014 में, तो उस समय जम्मू कश्मीर एक ही जो है राज्य काउंट होते थे। बाद में ये 2 यूनियन टेरिटरीज हुआ 19 में, ठीक है। तो उस समय तेलंगाना 29वें क्रमांक के राज्य बने थे, और जब जम्मू कश्मीर स्टेट के मतलब स्लाइड से हट गया तो फिर से तेलंगाना 28वां हो गया, इसीलिए आज हम 28 कहते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बताना जरूरी था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी और बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च, है ना। गोवा की स्थापना दिवस आपके एग्जाम में आते हैं 30 मई को जो है गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। 1987 में गोवा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, और 1961 में सबसे अंत में गोवा को ही विदेशी चंगुल से आयोजित मतलब आज़ाद करवाया गया था, पुर्तगाली के चंगुल से। इनके अलावा भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला प्रथम राज्य कौन से भैया? आंध्र प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुए थे। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगला है जून 2023 में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव, आप सही सुन रहे हैं, तो ये कोलकाता ने आयोजित करवाया है। 2023 में पहली जनजातीय खेल का आयोजन किसने करवाया? तो उड़ीसा राज्य ने करवाया है। G20 बैठक 2023 दिल्ली में हुआ है। यहाँ पे अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिया गया है। यहाँ ब्रिक्स लिखिएगा, BRICS, है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बैठक 2023 में कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो लास्ट में क्या है? S, यानी साउथ अफ्रीका। तो अब कहाँ होना चाहिए? B, लेकिन ब्राजील में 2024 में नहीं होगा किसी कारणवश। 2024 में जो जगह मिला है ब्रिक्स के सम्मेलन का वो मिला है रसिया, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक सेकेंड, ब्रिक्स, हाँ सही बात है, ब्राजील में ना होकर रसिया में होगी, तो यहाँ पे रसिया कर देंगे हम, ठीक है। अब मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसा कीजिए, ब्रिक्स लिखिए सबसे पहले यहाँ पे BRICS। इसके अलावा 2024 में ब्राजील में ना होकर रसिया में होगी, ठीक है। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। आप एक भी चिंता न करें, जब PDF आपको पोस्ट करूँगा एक भी वर्ड गलत नहीं होंगे। इनके अलावा पिंजर मेला किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पिंजर मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख त्योहार है ना। हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो हालदा महोत्सव, कुल्लू दशहरा मेला, लोसर महोत्सव, डुंगरी मेला। एक से एक इम्पोर्टेंट है, जो सभी SSC रिफाइंड कंटेंट है मेरे भाई। किसी चीज़ को इग्नोर कीजिएगा तो खुद का घाटा हो सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई अगर आपको 5 दिनों में पढ़ाएगा, मैं आपको एक क्लास में उतना पढ़ा के दूंगा, और मैं जितना ही पढ़ाऊँगा उसी में से आपके एग्जाम में 80% से अधिक क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं आए तो मैं यहीं बैठा हूँ,
है ना, और वो दिन दूर नहीं जो मैं बड़ा घोषणा कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। ग्रीष्मकालीन महोत्सव, साजो फेस्टिवल, फुलैच महोत्सव, गोची महोत्सव, खेप महोत्सव, रेणुका मेला, मरकंद मेला, देव सिद्ध मेला, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे होते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है होती है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डांस काफ़ी पूछे जाते हैं, नाटी डांस, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक इसी प्रकार से ब्रीटा डांस और ग्रीडा डांस, ये दोनों भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ग्रीडा जहाँ एमपी का है ना, वहीं ब्रीटा कहाँ का है भाई, पश्चिम बंगाल का है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सब जातीय वाला डांस है, आपसे पूछा जाता है। जाति वाला सरहुल त्योहार भी आपसे जो झारखंड का है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार, रेलवे में बहुत पूछता है सरहुल, है ना, सरहुल का फूल भी होता है, नहीं अरहुल का फूल होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातीय नृत्य नाटी है ना। इसके अलावा एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आया है SSC MTS का। अब कौन से ईयर वाला है मैं इतना तो नहीं पूछ पाया। नाम है किशन यादव, है ना, और ये भाई साहब है ना दरभंगा के हैं, यानी हमारे घर के समीप के ही हैं, और इनका पोस्टिंग हुआ है मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत बधाई हो आपके भाई भविष्य को भैया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क है, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि जो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में गिरी नदी पर रेणुका बांध परियोजना है, ये CGL मेंस में आया इस बार, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मशहूर भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य के नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगीत नाटक एकेडमी, है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। तो अभी जो है सोनल मानसिंह जी को पद्म श्री नहीं मिला है, बाद बाकी तीनों जो है मेजर पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। सोनल मानसिंह को भारत सरकार के द्वारा 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। 2003 में जब इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ तो ये सबसे कम उम्र में इस प्रकार के पदक को प्राप्त करने वाली जो है अपने क्षेत्र में बनी, यानी नृत्यांगना में बनी। इसके अलावा भरतनाट्यम के साथ साथ यह ओडिसी नृत्य भी कर लेती है, 2 नृत्य कर लेती है। कौन? सोनल मानसिंह। इनके अलावा सोनल मानसिंह को 1987 में, है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गुरु मायाधर रावत, सुजाता महापात्रा, माधवी मुदगल, गुरु केलू चरण महापात्रा, इंद्रानी रहमान, इसके अलावा संयुक्ता पनीगिरी। यह इंद्रानी रहमान एक से अधिक डांस कर लेती है, तो ये उड़ीसी में भी आप इसे पाएंगे। इनके अलावा भरतनाट्यम और ओडिसी की बात होगी यहाँ पर, तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार में आएंगे टी बाला सरस्वती, वी चंद्रशेखर, CV चंद्रशेखर है, एक्चुअली कहीं लिखा होगा, छुप गया होगा, देखिए CV चंद्रशेखर है, यहाँ लिखा है ऐसी। इनके अलावा रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, सीमा कमरनी पद्यायनी, ठीक है, एक ही साथ नाम है इसका, सीमा कर्मणी पद्यायनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, SK सरोज, कमल नारायण, राधा श्रीधर, ये सभी के सभी आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। ओडिसी का जो है, ओडिसी ओडिशा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि फवाई पुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो ये फवाई पुई राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं आप जानते होंगे कहाँ है, लेकिन मैं इसका नाम दूसरा लिख दिया हूँ, तो ये मिजोरम में है। इसी राष्ट्रीय उद्यान को नीलम पर्वत उद्यान भी कहते हैं, ब्लू स्टोन पार्क भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। ब्लू स्टोन पार्क आपने कई बार सुना होगा, येलो स्टोन पार्क भी है, लेकिन इसे ब्लू स्टोन पार्क कहा जाता है, जो मिजोरम में है। इसका ओरिजिनल नाम है तो आपका फवांग पुई वन्य जीव अभयारण्य कहिए, नेशनल पार्क कहिए। इसके अलावा मिजोरम में अन्य जो उद्यान में आएंगे तो डंपा वन्य जीव अभयारण्य है, लेंगटेंग वन्य जीव अभयारण्य है, पुअल रेंग वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए जो लुसेंट में इजी वे में मिल जाए वैसा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, है ना।
क्योंकि लूसेंट का मिल गया तो मेरे पढ़ाओ ना पढ़ाओ, आप तो पहले ही पढ़े हो, तो उसमें मैं मिलाने के दिया ऐसा कहने के लिए कुछ तो होगा ही नहीं, है ना। तो काम वही करूँगा जो आपको भी फायदा करेगा, है ना, और मुझे भी अच्छा लगेगा। मिजो पहाड़ी का विस्तार मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में स्थित है, जो पटकाई पहाड़ी का ही श्रृंखला है। और पटकाई पहाड़ी कई राज्य में है, जैसे असम भी इनमें इंक्लूड हो जाएगा पटकाई वाले में, ठीक है। मिजो पहाड़ी को ही लूसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। लूसाई सबसे याद आया, लूसीफर ग्रह किसे कहा जाता है? लूसीफर ग्रह, है ना। आप लोग बताइएगा, पढ़ाया हूँ, लूसीफर ग्रह किसे कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जिस ग्रह को कहा जाता है उसका एक नहीं दो नहीं पूरे 8 उपनाम हमने बताया है। इनके अलावा मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंभमपति हैं। तथा मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। कौन है भैया? लाल दुहोमा। इनके अलावा नवंबर 2023 में किस देश में नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान अपना दूतावास को ही बंद कर देगा, होता है भाई। इसके अलावा कनाडा ने भारत के साथ ई वीज़ा कार्यक्रम फिर से स्टार्ट किया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ई वीज़ा। इनके अलावा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2024 में होगी अंडर 19 वाला, इसकी मेजबानी करेंगे कौन भाई साहब? साउथ अफ्रीका। कहाँ से आते हैं इतने पैसे बताइए? साउथ अफ्रीका में अभी आपका एगो सीरीज चल रहा है, इससे पहले आपने टेस्ट सीरीज, वनडे, T20 वनडे, अभी आपका कौन सा हो रहा है? टेस्ट हो रहा है। इनके अलावा साउथ अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप अभी हाल ही में 2023 में हुआ है। आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप भी जो है आपका साउथ अफ्रीका में 2023 में हुआ है ना। ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है भाई साहब, मामूली पैसा जाता है, इसका मतलब भैया कहीं तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है? तो ये बानासुर बांध, ये भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। ये भारत क्यों कहते हैं? ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। कौन सा भैया? बानासुर बांध, है ना। देखिए जैसा मैंने अभी कहा है, ये भारत ही नहीं एशिया। इस लफ्ज में आप कितने प्रश्न आपको याद है ना। इस लफ्ज में कौन कौन से प्रश्न आते हैं सुनिए। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये भारत ही नहीं एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज है, स्थापना 1875 में। एक इसी प्रकार के लैंग्वेज में आप क्वेश्चन बोल सकते हैं कि जब 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गीतांजलि के लिए साहित्यिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो यह भारत ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। इस प्रकार से आप याद मतलब क्वेश्चन को क्वेश्चन से मारिए, याद रहेगी। इनके अलावा टिहरी बांध परियोजना, यह भागीरथी पे है, नदी पे, कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है ना। ये भी भारत क्या एशिया की सबसे ऊंची बांध परियोजना है, 261 मीटर ऊंचाई है इसकी। इनके अलावा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये सतलज नदी पर स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय बांध परियोजना है। इन्हें ध्यान रखेंगे, ज्वारीय नहीं, यहाँ गुरुत्वीय कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, गुरुत्वीय। इसके अलावा हीराकुंड बांध परियोजना, यह महानदी पर है, यह सबसे लंबी बांध परियोजना है, उड़ीसा में है। भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, यह कहाँ से निकलता है? हरिके बैराज से निकलता है। लखवार बांध, यह यमुना नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। एगो तिलैया बहुत पूछ रहा है, तिलैया बांध कौन नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा झारखंड, और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर है। बाद बाकी नर्मदा का पूरा महत्व बता दिया हूँ भैया। अमरकंटक मैकाल रेंज से निकल के पश्चिम दिशा में भ्रंश घाटी को फॉलो करते हुए अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ओमकारेश्वर परियोजना, नर्मदेश्वर परियोजना, इंदिरा गांधी बांध परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सभी आपके नर्मदा नदी पर स्थित है ना। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये सभी के सभी बात नर्मदा के बारे में है। बाद में कि जय नर्मदा मैया। इनके अलावा कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया था? कोरंगनाथ, तो ये चोला के द्वारा। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। राजधानी कहाँ थी? तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। कोरंगनाथ मंदिर कहाँ है? श्रीनिवास नल्लूर में स्थित है।
चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है ना बनवाए थे। तमिलनाडु में है ना अन्य मंदिरों में ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर भी प्रमुख है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गंगोईकोंडा जो है राजेंद्र प्रथम चोला को कहा जाता है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। राजेंद्र प्रथम को गंगोईकोंडा कहा जाता है। गंगोईकोंडा चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण करवाए थे, राजेंद्र प्रथम ने किया था चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण, है ना, इसीलिए इसे गंगोईकोंडा इसी नाम के लिए आया है क्योंकि इनकी उपाधि थी। इसके अलावा कादरी मंजुनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। देखिए कादरी क्या होता है कि कादरी सरनेम जो है ना इस्लाम धर्म में आते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे है कादरी मंजुनाथ मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है, ये मंगलुरु में स्थित है। कंदड़िया महादेव मंदिर ये खजुराहो के मंदिर पैलेस में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदड़िया महादेव से स्पष्ट है कि ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित होगा। इनके अलावा पद्यायनी नृत्य के लिए प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर केरल में। यहाँ दो क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि भाई पद्यायनी जो आपका फोक डांस है जो धर्म से संबंधित होते हैं किस राज्य से ताल्लुक रखता है, तो बताइएगा केरल से, ठीक है। और ये किस मंदिर में किया जाता है, तो भद्रकाली मंदिर में। कहाँ पे, केरला में। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर हमने बताया है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, है ना। काली मंदिर तो हमारे मधुबनी में भी है, काफी ज्यादा मनोकामना पूर्ण होता है वहाँ पे, जय माता। इनके अलावा संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने का जो रिकॉर्ड है ये राजेंद्र चोला के नाम है, लेकिन श्रीलंका पे आंशिक रूप से पहली बार जो विजय प्राप्त किए थे ये राजराज चोल किए थे, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए, नहीं तो गलती हो जाएगा एग्जाम में। इनके अलावा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, तो सौभाग्य योजना का जो है विद्युतीय सेवा मुहैया कराने से है ना। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत कब करी गई थी, 2017 में। प्रधानमंत्री बानी योजना, आजकल जो स्टेशन पर आप जाते थे तो पहले जो रेल आपका जो आता था लिख के, है ना, कि भाई रेल का वाईफाई आ रहा है, अब सीधे पीएम बानी लिख के आता है। जाइएगा नज़दीकी स्टेशन पे जहाँ पे आपका वाईफाई लगा होगा, जनरली हर जगह लगा हुआ है अब, है ना, तो अब पीएम बानी के नाम से वाईफाई आता है, इसका नाम चेंज हो गया है ना। तो जो पीएम बानी योजना है 2020 में शुरू करा गया था, पीएम बानी योजना, है ना। बानी में W है, A है, N है, I है। इसका फुल फॉर्म आने वाले दिन में आपसे डिमांड करेगा एग्जामिनर। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2020 में स्टार्ट हुआ था। वाईफाई का अपना अलग फुल फॉर्म है ना, जैसे कि आप जानते हैं वाईफाई, ICU, ये सब बहुत कॉमन सुनने में लगता है और लोग जो कुछ भी नहीं जानता अंगूठा छापे वो भी बोलता है, लेकिन इसके फुल फॉर्म जब एग्जाम में आ जाते हैं अच्छे अच्छे बच्चे दांत खसोड़ देते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में खुला था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू किया गया था, वित्त मंत्रालय का योजना है। रिस्क कवर 2 लाख रुपया है और इसमें एज फैक्टर 18-70 होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था। 6,000 सालाना 3 किस्तों में 2-2 हज़ार के रुपया किसानों को मदद के रूप में दिया जाता है। अंटार्कटिका अभियान किस बंदरगाह से शुरू किया गया था, तो मरमागोवा बंदरगाह से। मरमागोवा बंदरगाह किस घाट के बंदरगाह होंगे, तो पश्चिमी घाट के बंदरगाह होंगे और ये कहाँ पे है, गोवा में स्थित है। इस बंदरगाह से भारत सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह, अब इसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मैं आपको बताया हूं कि भारत के सबसे गहरा लैंड लॉक्ड बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। भारत में गैर महत्व के छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या वर्तमान समय तक कितने हैं, तो 200 से अधिक। सितवे पोर्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पढ़ा भी रखा हूं। सितवे पोर्ट पे भारत और म्यांमार के संयुक्त प्रयास से जो है इसे फिर से मतलब आज संचालन किया जा रहा है। ये एक नदी पर स्थित है जिसका नाम है कलादान नदी। हो सकता है आपसे ये पूछे कि ये किस नदी पर है या फिर किस सागर में स्थित है, तो कलादान नदी पे। कहाँ पे, म्यांमार में है सितवे पोर्ट। इसमें भारत और म्यांमार दोनों का जो है हक है। चटगांव बंदरगाह कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। ग्वादर ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है ना। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, यहाँ भी इंडिया का जो है प्रभुत्व है चाबहार पे। इनके अलावा भारत का सबसे उत्तर में दक्षिणी छोर तक भारत का विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण आएंगे तो 3214 किलोमीटर होगा। अब पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो 2935 या फिर 2933, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जैसा आपके ऑप्शन रहेंगे दोनों तो एक साथ रहेंगे नहीं। कोई कोई किताब 2933 भी लिखते हैं,
कोई कोई किताब 2935 भी लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा 2933 या 2935। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है 3214। कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण ज़्यादा लंबा है भारत। ठीक है, इनके अलावा जो अगला है कि मैं ये समझाना चाह रहा था कि इनके जो लास्ट बिंदु है आपसे ज़रूर पूछता है। तो जो पूर्वी बिंदु है किबुथु कहते हैं, आंध्र प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु को गौहर माथा कहा जाता है ना। इसके अलावा दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो ये चारों बिंदु जरूर याद रखेंगे। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश में आएंगे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, ये हमारा साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ तय होती है 4096 किलोमीटर और सबसे छोटा अपना अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट आपको काफ़ी मात्रा में मिलेगा। ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं लेकिन विद्युत के सुचालक होते हैं, ये एक अपवाद है। वर्तमान समय में भारत के सबसे अधिक मोनाजाइट जो थोरियम का अयस्क होता है केरल में मिलेगा। वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्खनन मध्य प्रदेश में होता है। वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य करती है जबकि भंडारण झारखंड के अंदर है। ठीक है, इनके अलावा वर्तमान में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा राज्य करती है। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में है। खेतरी कॉपर में है जो तांबा के लिए है। इसके अलावा पन्ना हीरा की खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मलाजखंड बालाघाट ये तांबा की खान है, मध्य प्रदेश में है। देगाना टंगस्टन की खान है, राजस्थान में है। कद्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में है। जादूगोरा यूरेनियम खान झारखंड में है। तुमले पल्ले यूरेनियम की खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें, तुमले पल्ले किस राज्य में है जो यूरेनियम की भंडारण है? तो कहाँ पे है भैया? ये आंध्र प्रदेश में। बर्लिन ओलंपिक जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, इस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो बर्लिन में 1936 में हॉकी के अंदर हमने जर्मनी को ही हरा के गोल्ड जीता था, है ना। तो ये मेजर ध्यानचंद थे कप्तान। मेजर ध्यानचंद से काफ़ी प्रभावित हुए थे जर्मन उस समय। 1936 में बर्लिन ओलंपिक, है ना, जर्मनी को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत को हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जिसके कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। भारत को आखिरी जो स्वर्ण पदक मिला है ये 1980 में मिला है। तो इस आखिरी वाले स्वर्ण पदक जो मिला है हॉकी के अंदर ओलंपिक खेल में, है ना, तो इसके कप्तान थे वासुदेवन भास्कर। कौन थे? वासुदेवन भास्कर। ये हमारे दिमाग की उपज है, इसे कहीं कोने में रखिएगा, आपके एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मेरा मन कह रहा है। कप्तानी से प्राप्त हुआ था ये ओलंपिक मॉस्को में हुआ था 1980 वाला। फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी? 11 गो। स्वतंत्र भारत के टेस्ट क्रिकेट में प्रथम कप्तान लाला अमरनाथ थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार इंटरनेशनल सेंचुरी भी लगाई। ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अपने यहाँ प्रावधान है कि अगर आप जाके कनाडा की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। तो ये इस प्रकार की फैसिलिटी अनुच्छेद 9 में है ना। नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद, है ना, 5 से लेकर 11 के बीच में किया गया है। और नागरिकता हमारे यहाँ कैसा मिलता है? एकल। और एकल नागरिकता की फैसिलिटी किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। अनुच्छेद 5 जो है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय बहुत सारे जो है मतलब देश के हित के कार्य से भी लोग बाहर में रहते थे, है ना, जैसे कहीं इंग्लैंड में है कोई, है ना, तो उन लोगों को भी नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 5 में कहा गया इस प्रकार की बात। अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। इनके अलावा अनुच्छेद 8 में यह प्रावधान है कि भारतीय मूल के वैसे लोग जो विदेश में निवास करते हैं उन्हें भी नागरिकता लेने का अधिकार होगा, है ना, बशर्ते कि क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, है ना। नागरिकता 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के विषय है। 7वीं में 3 हुआ है ना, संघ राज्य संवर्ती, तो ये संघ सूची के विषय है नागरिकता। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, इसका संबंध दोहरी नागरिकता से है। भारत से बाहर यदि लगातार आप 7 वर्षों तक निवास करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। प्रतिवर्ष भारत में कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है?
देखिए भारतीय स्तर पे जो कांग्रेस के कैंसर अवेयरनेस डे है ये हम 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। कैंसर वायरस से होने वाला एक जानलेवा बीमारी है, आप सभी जानते हैं। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल और रेडॉन अक्रिय गैस या नोबेल गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है। कैंसर के रोगी को कीमो चढ़ाया जाता है जिसमें शरीर के सारे बाल उतर जाते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को और इंटरनेशनल स्तर पे उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और विश्व स्तर पे युवा दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और विश्व स्तर पे महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। इससे अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, ये हमारा 24 जन को है ना राष्ट्रीय बालिका दिवस भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी जो है मतदाता दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, है ना। ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखें, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो PDF अच्छा लगे तो लाइक करें, और PDF के लिए इच्छुक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।